नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं औरंगजेब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने शाहजहां तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और ये सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत की। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात कि इस चैनल पे करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को हेल्प मिल सकती है उसमें। चलिए आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे औरंगजेब से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है, हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो ये किया गया था, ज्येष्ठ पुत्र था क्या ये? तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं आगे, ये हो जाएगा सी, ए सत्य है और आर असत्य है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं सूजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है किंतु आर गलत, ये कथन कारण गलत है। ठीक है, कथन सत्य है, कारण गलत है, सॉरी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, क्या नाम था इसका? यहाँ से नाम प्रारंभ होता है, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। तो इसको अपने दादाजी का भी और फिर दादाजी का भी नाम जोड़ लेना चाहिए था, कुछ नाम कम लग रहे थे, औरंगजेब को लग रहा है इसमें है। अगला प्रश्न पे चलते हम लोग। तीसरा प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट, कहाँ? उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। जसवंत ने किसकी ओर से? दारा सिकोह की ओर से, तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर चुनिए। पहले सरनाल का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले दूसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, ये ए हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले था ये बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या है, 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है, सरनाल गुजरात अभियान याद रखना 1572 में, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को। और अकबर ने किसको हराया? मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। ठीक है, फिर 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। और जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। ठीक है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच। तो ये बातें हमें याद रखनी है। कितने सारे फैक्ट मिल गए हम लोगों को। एक तो सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी, फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजाऊ का युद्ध। ठीक है, किसके बीच? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह। पांचवा प्रश्न, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास है, अभी हमने पढ़ा था। छठा प्रश्न, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? तो ये हो जाएगा सुलेमान सिकोह।
उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न ही है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार दिया गया। 7वां प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर। क्या औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो आंसर हो जाएगा अकबर। व्याख्या देखते हैं हम लोग। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में, ये वो वाले अकबर नहीं है, ध्यान रखना आप लोगों को, पता चले आप लोग सोच रहे वो अकबर कहाँ से आ गया भाई, तो ये मोहम्मद अकबर औरंगजेब के पुत्र का भी नाम था। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था ये अकबर, मतलब औरंगजेब कट्टर था और उसका बेटा उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपुताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। 8वां प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ये कहाँ पूछा गया। आंसर है जयसिंह। ये पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2008 में, फिर यूपीपीसीएस 2009 में रिपीट किया लगातार, फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं तो पूछ सकता है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ किए थे, कौन से मुगल सेनापति? तो आंसर हो जाएगा जयसिंह। व्याख्या है 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। कछवाहा शासक का उल्लेख मुगल शासन में एक बार और आता है, इससे पहले आया है, उसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाया गया है इसी चैनल पे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या देखा है नहीं देखा, मुझे ये मतलब देखना है कि आप लोगों ने देखा है नहीं देखा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कछवाहा का उल्लेख कहाँ पे आता है, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे हल्के में नहीं लेना इस चीज को, ठीक है। अगर नहीं पता कछवाहा शासक के बारे में तो जाकर अकबर का चैप्टर पढ़ लो आप लोग, यहाँ पे एमसीक्यू करवाया हुआ है, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं कि जो कि जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे, वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? जून 1665 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है। एक मिनट, वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आगे है व्याख्या, देखते हैं इसका आगे कि औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सब चीज याद रखना, एक एक फैक्ट याद रखना है आप लोगों को। जो भी इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो हर एक फैक्ट याद रख के जाइएगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो अभी पढ़ा औरंगजेब। 11वां प्रश्न, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? इसका स्टार दे रखा है। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय में आए थे, यानी ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी हट गया भाई। और एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय में भारत आया था। आए थे क्यों लिखता है ये लोग, समझ नहीं आता मुझे। कोई भी अंग्रेज ऐसा तो हुआ नहीं है जो कि बिना स्वार्थ के भारतीयों के बारे में सोचे, भले वो यात्री हो या फिर इतिहासकार। यहाँ पे एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय भारत आया था। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई भी यात्री भारत नहीं आया था। ऐसे प्रश्न क्यों देती है कोई भी आयोग, समझ नहीं आता किसी भी विद्यार्थी को।
इससे तो नुकसान ही होगा भाई, 150 में से तुम एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आयोग की परेशानी पता नहीं कब दूर होने वाली है। आगे की औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। यूपीपीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है, फिर से पूछ सकता है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। 1652 ईस्वी में और जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 ईस्वी एवं बीजापुर 1686 ईस्वी पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो की थी 1686 ईस्वी में। ठीक है, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। याद रखना है, पहले बीजापुर जीता उसके बाद गोलकुंडा जीता। बीजापुर और गोलकुंडा 1686-87। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि सुन के थोड़ा सा याद हो जाता है, तो आप लोगों को याद हो जाए। आगे है 14वां प्रश्न, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। कितने सारे प्रश्न पूछे हैं यूपीपीसीएस ने इस वाले सेक्शन से। व्याख्या है कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, दिया गया मानचित्र क्या निर्दिष्ट करता है भाई? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके राज्य को निर्दिष्ट करता है। ये IAS प्री 2000 का प्रश्न है। व्याख्या है कि दिया गया मानचित्र 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल राज्य को निर्दिष्ट करता है जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये हट जा रहा है, ये नहीं है, बाकी सब है, तभी तो इसको कलर किया हुआ है। आगे 16वां प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसमें व्याख्या है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है औरंगजेब, और कोई नहीं था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो ये फिर से औरंगजेब हो जाएगा। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1669 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। कब किया? 1679 ईस्वी में। ठीक है, 19वां है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो यह दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश हो दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म योद्धा ने जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। विकास का कार्य कर लेना चाहिए, मानो जिस भी स्टेज में रहे, जब भी रहे, मध्यकाल आधुनिक काल जब भी था, आधुनिक काल तो चल ही रहा है भाई, प्राचीन काल या फिर मध्यकाल जब भी था, विकास पे जोर देना चाहिए था। ये सब धर्म वगैरह अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात होती है जो कि भारतीय संविधान कहता भी है। आप किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना कि आप यही धर्म मानो। चलो 20वां प्रश्न है, बीबी के मकबरा का निर्माता कौन था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। व्याख्या है, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है।
इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। ठीक है। 21वां प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो आंसर हो जाएगा मेहरुनिसा। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुनिसा, जिंतुनिसा, बद्रुनिसा तथा जुबत्तुनिसा। तो जहाँ पे ये निसा आएगा समझ जाना कि आप लोग ये औरंगजेब की बेटियां हैं ये, और जहाँ पे जहां आरा, रोशन आरा ये सब आएगा वहां समझना कि शाहजहां की बेटियां हैं, अगर याद ना हो तो। 23वां प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात-उज़-ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा जहां आरा हो जाएगा। टिक लगाना था डी पे, सी पे और लग गया डी पे। आज कुछ ज्यादा ही फंबल कर रही हूँ मैं, थोड़ा माफ करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या, औरंगजेब ने जहां आरा को अलग अलग कर दिया। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात-उज़-ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। ठीक है। और अपनी बड़ी बहन की बात मानता था, औरंगजेब की नहीं मानता था। ये तो भाई जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जिनको ज्यादा डीप में पढ़ना है वो लोग जाने। 24वां प्रश्न है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। व्याख्या है कि संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। 25वां प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। व्याख्या है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। तो ये औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। अब अगला टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ा बड़ा ब्रेक लेना है 1-2 मिनट का तो ले सकते हैं, और फिर से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो जारी है। पानी वानी पी के फिर से बैठ जाओ आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इधर पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित, तो वो अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मुगल कालीन प्रशासन है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, सीधे प्रश्न कोश पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा सरकार। ठीक है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी प्रांत कई सरकारों यानी जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो अभी पढ़ा हमने, सरकार। तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। सेना का प्रधान मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? किसानों से टैक्स वसूलना था, आय व्यय का लेखा करना था, न्याय देना था, या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण था? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। व्याख्या है, मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान-ए-तन करता था। कौन? दीवान-ए-तन। 5वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, जैसा कि आपको प्रश्न को देख के ही पता चल रहा होगा। कथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो कौन सा सही है भाई? ये सही है या फिर क्या है? ये भी सही है, सैनिक राज्य था और केंद्रीय शासन के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर भी निर्भर थी। ठीक है, दोनों सही है।
तो व्याख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं कि यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मनुची को। मनुची को चिकित्सक नियुक्त किया गया था। व्याख्या देखते हैं हम लोग। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। कहाँ का था? इटली का था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। ठीक है, आगे है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, ये सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। और तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। ठीक है, तो इन कथनों में से 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ना है अहदी के बारे में। व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और से अहदी हो जाएगा, और से अंगरक्षक हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रखना है, आसान होता है। ठीक है, यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपए वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपए से 15 रुपए तक ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। आठवां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? मुहतसीब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, ये बीपीएससी का प्रश्न है। अब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, शायद वो जुलाई में हो या अगस्त में हो, तो हो सकता है ये पूछ दे फिर से। व्याख्या पढ़ते हैं कि मुहतसीब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, 9वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। ठीक है, तो दशमलव प्रणाली पर जो आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था थी वही मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें 33 वर्ग थे, ये सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। और डी है कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी सही है। इसका विकल्प सी हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, गड़बड़ नहीं करना है कहीं पे। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा सत्य नहीं है? आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग होते थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। इस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी। उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। ठीक है, सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। ठीक है, जैसे भी प्रमोशन होता रहता है ना, एसआई से इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर से आगे उससे, ठीक है, वैसे ही। 11वां प्रश्न, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। आगे देखते हैं और कोई कथन है तो। फिर तीसरा कथन कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे, और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो आंसर कौन सा होगा? 1 एवं 3 सही है, बाकी सब गलत है।
व्याख्या देखते हैं। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। ठीक है, तो जिनको भी कंफ्यूजन है जात सवार इन चीजों में, वो इस व्याख्या को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और बार बार सुनिए, वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो क्या है कि अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया, और जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तीसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार कोट डी का सही उत्तर है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो पहला है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, अभी हमने पढ़ा, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये गलत था। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 नहीं 2। व्याख्या है कि मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11% कतिपय क्षेत्रों में या 25% तक था संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व जो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं यानी खिदमत राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्न का दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो ये भू राजस्व था। व्याख्या की मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया था। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया था। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। 14वां प्रश्न, मुगल प्रशासन शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। क्या प्रतिनिधित्व करता है भाई। तो भू राजस्व का। ठीक है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। आगे चलते हैं। आगे है 15वां प्रश्न कि मुगल साम्राज्य ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। अभी जैसे प्रचलन है तंबाकू वगैरह का, उससे लगता है कि ये पुर्तगाल से आया हुआ था। ऐसा लगता है यहीं पे उपजता था भाई। चलो 16वां प्रश्न पर चलते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित क्या करता है। क्या करता है। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुतत्त भूमि। ठीक है, भूमि के प्रकार भी हैं। ये 46वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या है कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। किस लिए हुआ है भाई। तो ये हुआ है सूबा और परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, व्याख्या मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया जाता था।
प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। सरकार किसमें विभाजित था भाई? तो परगनों में। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। यानी चकला क्या था? परगनों का समूह। देखते हैं कि सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार की समानार्थी नहीं थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 18वां है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याख्या पहला है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये सही है। और फिर है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि यह वंशानुगत नहीं था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। फिर है कि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 11वें वर्ष 1567 ईस्वी से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासन काल के 40वें वर्ष से किया था। ठीक है। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता का क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पद नहीं था। 19वां प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी वही। और फिर मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये तो इतनी बार रिपीट हो गया ना कि अब जरूरत ही नहीं है ज्यादा वो प्रश्न देखने की, लेकिन सारे प्रश्न हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। 20वां है कि निम्न में दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़े और निम्न के कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। और फिर मुगल शासन के दिन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो होता था कि नहीं होता था? आगे चलते हैं, इसमें कूट देख लेते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं और अलग अलग सही हैं। तो इसमें है व्याख्या कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। यह श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां ही प्रचलित थी। ठीक है, ये 33 श्रेणियों को लेकर पीछे ही पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे आता है सूची 1 और सूची 2। ये सुमेलित करना है, पता होगा सभी को। तो इधर अधिकारी दिए हुए हैं और इधर विहित कर्तव्य हैं। 1 मिनट जरा मैं इसको साफ कर दूं, फिर आप लोग को अच्छे से ये दिखाई पड़ जाएगा। ये थोड़ा ये गड़बड़ सा लग रहा है। आगे चलते हैं। इसमें है दीवान तन, तो क्या था? जागीर व वेतन को देखना। ठीक है। और मुस्तारफी, तो मुस्तारफी क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। सी है मुशरिफ। मुशरिफ क्या है? कार्यालय को संभालने के लिए। ठीक है, मुशरिफ होता था कार्यालय संभालने के लिए। और ये वकिया नवीस, वकिया नवीस कौन था? तो ये था प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला वकिया नवीस। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ अधिकारी है, यहाँ विहित कर्तव्य है। यहाँ दीवान तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वकिया नवीस प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करने हैं। तो ठीक है। 22वां है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन देखते हैं कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल सही बात है। फिर कारण शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये भी सही है। व्याख्या है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरों, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा 1 रुपया में 40 दाम होते थे। ठीक है। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। लेकिन आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है? बी, जो उचित नहीं है। बी यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आयोग के आंसर तो अटपटे रहते हैं, तो हम लोगों को तो उससे कोई कर नहीं सकते। हम लोग उसका कुछ लेना देना तो बहुत कुछ है भाई, लेकिन कर नहीं सकते। व्याख्या है कि निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो ये थे अकबर।
अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। 24वां प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? अभी पढ़ा हमने, दाम। ठीक है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हर प्रश्न को करके जाना है। वो स्वरूप बदल जाता है, बाकी फैक्ट वही रह जाता है। व्याख्या है कि टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो आंसर हो जाएगा बाबर। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। 26वां प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया है। व्याख्या की मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। इसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कौन सा? नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा नगदी अथवा जब्ती, और तीसरा है गल्ला बक्सी या बटाई। ठीक है, गल्ला बक्सी या बटाई। तो कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत। 3 नाम है उसके, तो कभी पूछ देगा नस्क, कभी मुक्ताई, कभी कनकूत, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, लगान निर्धारण की 3 विधियां, 3 प्रणालियां हैं। दूसरा है नगदी अथवा जब्ती, तीसरा गल्ला बक्सी या बटाई। 27वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो आंसर हो जाएगा हल की संख्या। ठीक है, जैन सरकार की औरंगजेब के इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल यानी हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। ठीक है, 28वां है, निम्न में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किस नहर का निर्माण किया गया? तो पहला ऑप्शन है शेखनूनी, दूसरा है सहाब नहर, आगे भी देख लेते हैं, नहर बहिश्त और नहर आगरा। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? सहाब नहर। ठीक है, सहाब नहर। ठीक है, और इन दोनों के बारे में भी जाकर पढ़ लेना है, नहीं तो व्याख्या में हो सकता है कि दिया हो। देखते हैं हम लोग। मुगल कालीन सहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया गया। कौन सा? सिहाब नहर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुगल प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो घटना चक्र से हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया, और इसमें औरंगजेब से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो आगे हम लोग देखेंगे मुगल काल से संबंधित मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, तो आप इस चैनल पे बने रहें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलने में देरी ना हो और कोई भी वीडियो आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा हो इस पे कमेंट कीजिए, कहाँ कमी रही है वीडियो में इसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ में रहें, मस्त रहें, और धन्यवाद।